उनको दिखता था कि रेलवे क्या क्वेश्चन पूछ रही है और टीचर क्या सॉल्व करने का नजरिया क्या है। अब भी ग्रुप डी में एक ही एग्जाम होता है, तो उसकी कट ऑफ कितनी गई थी? उस समय जो आपने ग्रुप डी की जो तैयारी की, उनके लिए जिन टीचर को फॉलो किया और एएलपी के लिए जिन टीचर को फॉलो किया, वो सेम थे क्या? हाँ सर, वो सेम ही थे। वो सेम ही थे। तो मेन टारगेट हमारा यही है कि ओपन भर्ती में सिलेक्शन जॉब के साथ साथ कैसे हो पाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान। भाई के साथ हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई। आप लोगों की डिमांड थी कि एक लॉन्ग पॉडकास्ट किया जाए इनके साथ, कैसे इन्होंने एएलपी 2024 की तैयारी की, सिलेक्शन पाया, अभी ट्रेनिंग में है, आरआरसी ग्रुप डी 2019 में भी चयन हुआ और ड्यूटी के दौरान ड्यूटी में काम करते करते कैसे इन्होंने तैयारी करके एएलपी 2024 में सिलेक्शन पाया। आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, मददगार रहेगा। तैयारी करनी कैसे है, सिलेक्शन कैसे लेना है। तो सुरेश, स्वागत है आपका हमारे चैनल एएलपी रवि चौहान में। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भाइयों को बताइए कि आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी और कौन सा आपने फॉर्म भरा था स्टार्टिंग में रेलवे में एंट्री के समय। सर नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार प्रजापति है। सर मैं 2019 में आरआरसी दिल्ली से फॉर्म ग्रुप डी का भरा था। अच्छा, तो इसमें मेरी जो ज्वाइनिंग हुई है 2023 जून 2023 में हमारी ज्वाइनिंग हुई है इसमें। ठीक है। उसके बाद ज्वाइनिंग करने के बाद हम जब ज्वाइनिंग करके ड्यूटी कर रहे थे उसी दौरान हमारा 2024 में एलपी का फॉर्म आ गया था, उसको मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक। मेन जो दो टॉपिक रहने वाले हैं कि ग्रुप डी की तैयारी कैसी होगी, कैसे उसका चयन होगा, और ग्रुप डी से ग्रुप सी में आने के लिए प्रमोशन कैसे लिया जा सकता है, उन बातों पे आज चर्चा होगी। तो ग्रुप डी वाले भी और जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो बताइए जरा। सर मेरी क्वालिफिकेशन है 10th 12th प्लस डिप्लोमा। डिप्लोमा आपने किया हुआ है। और ग्रुप डी के लिए क्या क्वालिफिकेशन फिलहाल चाहिए है बच्चों को? सर 10th प्लस आईटीआई। 10th और आईटीआई अगर है तो आप। ग्रुप और डी का एएलपी के लिए क्या चाहिए जिनको, जो बच्चे अभी नए हैं? एलपी के लिए भी 10th प्लस आईटीआई है। 10th प्लस आईटीआई है, डिप्लोमा है, बीटेक है, आप एलिजिबल हैं, पर आपके पास में टेक्निकल कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपने ग्रुप डी में कितने नंबर, जो सीबीटी एक जो होता है उसमें कितने नंबर स्कोर किए थे? उस समय सीबीटी एक ही होता था, उस समय मेरा नंबर 71.6 के अप्रोक्सीमेट था। नियरली 77 था। अब भी ग्रुप डी में एक ही एग्जाम होता है, तो उसकी कट ऑफ कितनी गई थी? उस समय जो पीएचडी के लिए जो कट ऑफ गई थी 65 नंबर गई थी। अच्छा, फिजिकल के लिए जो गई थी। और फाइनल कट ऑफ हमारी जो गई थी वो 69.33 की था आफ्टर पीईटी। हाँ। फिजिकल होने के बाद कैटेगरी क्या थी आपकी? मेरी ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी। आपने ग्रुप डी की जो तैयारी की, उनके लिए जिन टीचर को फॉलो किया और एएलपी के लिए जिन टीचर को फॉलो किया, वो सेम थे क्या? हाँ सर, वो सेम ही थे। वो सेम ही थे। तो थोड़ा सा बता दीजिए कि ग्रुप डी के लिए आपने मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स किन टीचर से पढ़ा? सर ग्रुप डी के लिए मैंने मैथ जो पढ़ा था डीपी सर थे मैथ के। अच्छा। और रीजनिंग का जो मैंने पढ़ा था आकाश चतुर्वेदी सर थे। ठीक है। और जीके जीएस के लिए नवीन सर थे। और उसके बाद लूसेंट की बुक थी, स्पीडी था, उससे पढ़ता था। और उसके बाद करंट अफेयर के लिए कुमार गौरव सर। सभी का मटेरियल जो है वो फ्री है? हाँ, सबका मिल जाता है फ्री। और लगभग सभी सिलेबस कवर करा देते हैं। आपका 80% तक सब कवर हो जाता है। अगर पेड कोर्स लेंगे तो आपका 100% हो जाता है, बाकी वैसे 80% तो हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह, हम बैठे थोड़ा स्टेशन के पास में तो हॉर्न आपको सुनाई देते रहेंगे, फील रेलवे की आती रहेगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लगाए? सर प्रीवियस क्वेश्चन यूट्यूब से ही ज्यादातर लगाए और दूसरा टेक्स्ट बुक से लगाए। दो जगह से। अच्छा, ठीक है। मतलब यूट्यूब से कैसे लगाए आपने? यूट्यूब में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं टीचर लोग यूट्यूब पे, तो उससे मैंने उनका सॉल्यूशन देखता था। जैसे उस दौरान कोई भी पेपर हुआ, ग्रुप डी का, आरपीएफ का, कांस्टेबल का, रेलवे जितने भी पेपर कराती थी, एनटीपीसी का, अंडर ग्रेजुएट सब देखते थे, हमें एग्जाम कुछ भी हो। हाँ, रेलवे जो भी कवर करती सबका। हाँ, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और साइंस ये सब अप्रोक्सीमेट सेम ही आता सब में। तो टेक्स्ट बुक से अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, उसका जो पास प्रो का मिलता है, तो जब बीच बीच में सेल आती है मैं आपको बताता रहता हूँ। एएलपी रवि कोड है, वो आप लगाकर 12% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और टेक्स्ट बुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है सर। उसपे मतलब आपको रेलवे का या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस सबका मिल जाएगा। ठीक है, तो आप विश्वास कर सकते हैं।
अब अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी जो ज्वाइनिंग हुई थी ग्रुप डी में वो किस पोस्ट पे हुई थी? सर मेरा रेलवे में ज्वाइनिंग जो हुआ था ग्रुप डी में वो आता है सिविल इंजीनियरिंग में, और वो ट्रैक मेंटेनर पोस्ट था। ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट थी, तो उसमें आपको क्या काम करना पड़ता सर था? ट्रैक मेंटेनर का मेन काम है हमारे जो ट्रैक रेलवे के ट्रैक है उसका मेंटेनेंस करना रहता है। ठीक है। जैसे उसमें आपके उसमें स्लीपर होते हैं उसको चेंज करना होता है, उसके बाद पैकिंग वैकिंग होती है, उसके बाद कुंडे ग्रीसिंग होते हैं, उसके बाद लाइनर ये सब सही करने होते हैं, वो सब काम होते हैं। उसका नाइट पेट्रोलिंग होती है, बहुत सारे काम होते हैं। गेटमैन का भी काम आप लोगों को हाँ, मिलता है। दो प्रकार के गेट होते हैं, ट्रैफिक गेट और इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग गेट, गेट। तो इंजीनियरिंग गेट जो है वो इनके अंडर में आता है, उस पे भी ड्यूटी हम लोग को करना पड़ता है। करना जब गेटमैन छुट्टी पे रहते हैं तो उस पे हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता है। भेजते हैं। तो ड्यूटी के दौरान आपने एएलपी 2024 को जो क्रैक किया, बहुत सारे बच्चे घर पर बैठकर भी इतने नंबर नहीं ले पाए जितने इन्होंने स्कोर किए। 86 नंबर के आसपास इन्होंने स्कोर किया है, तो इनसे बड़ा डेडिकेशन आपके लिए नहीं हो सकता। तो मुझे बताइए कि कैसे जो बच्चे ग्रुप डी में है वो प्रमोशन ले सकते हैं, और आपने कैसे तैयारी की थी उसको बाद में बताइएगा। सर ग्रुप डी में प्रमोशन लेने के 3 तरीके हैं। पहले तो आप डिपार्टमेंटल ले सकते हैं, या तो आप सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन ले सकते हैं, ठीक है। या फिर ओपन भर्ती के थ्रू आप कहीं जा सकते हैं। तो जो डिपार्टमेंटल है वो आपने नहीं लिया था या क्या था? सर डिपार्टमेंटल हम लोग जब ज्वाइन हुए हैं उसके मतलब लमसम लास्ट उस 2024 में आया था लास्ट में, तो हमने उस समय डाल दिया है लेकिन उसका पेपर हो नहीं पाया। हो नहीं पाया, ठीक है। और सीनियरिटी जो है उसमें समय, तो मुझे जो लगता है उसमें समय ज़्यादा लगता है कि आप एएलपी कब तक बनेंगे? सर उसमें एलपी हम लोग अगर जो आपका डिपार्टमेंट उसमें सीनियरिटी बेस में एलपी तो नहीं बन पाएंगे, हाँ, लेकिन जिस पोस्ट पे उस पोस्ट पे आपको ग्रेड पे मिलता रहता है। इक्विवेलेंट है। हाँ, आपको ग्रेड पे मिलता रहेगा, प्रमोशन होता रहता है। जैसे-जैसे वैकेंसी सीनियर बंदे रिटायर होते हैं, उनके जगह प्रमोशन होता है तो वो सीट खाली होता है, वो आपको मिलता ही रहती है। समय लगता है पर उसमें। हाँ, ठीक है। आपने ओपन भर्ती से किया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेन टारगेट हमारा यही है कि ओपन भर्ती में सिलेक्शन जॉइनिंग जॉब के साथ-साथ कैसे हो पाएगा? सर आप ग्रुप डी में जब आप काम करने लगते हैं, आपको लगता है कि हम इससे अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, हाँ, तो आपको अंदर से खुद फीलिंग आती है कि हमको तैयारी करनी चाहिए फिर से। मैं कैपेबल हूँ, हाँ। मेरे अंदर वो कैपेसिटी है। तो मैं फिर से तैयारी कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप अंदर से मोटिवेट आने लगता है कि हम इससे अच्छा जॉब कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें? तैयारी करने में क्या जाता है? ग्रुप डी थोड़ी-सी हार्ड वर्किंग जॉब ऑब्वियसली है और सब कर भी रहे हैं, पर उसके साथ-साथ आपको अपने अंदर से वो चीज़ें लानी पड़ती हैं कि मैं जॉब करते-करते भी प्रमोशन ओपन भर्ती या डिपार्टमेंटल निकाल सकता हूँ। निकाल सकता हूँ। तो उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने कब मन बनाया कि मुझे अब तैयारी करनी चाहिए? सर जब मैं नौकरी करने लगा तो अंदर से मुझे आया, वो फॉर्म तो मैं भरता रहता था सब, तैयारी करता रहता था, धीरे-धीरे सब चीज़ का तैयारी करता था। मतलब आपने छोड़ा नहीं। नहीं, तो आप जॉइनिंग भी मत छोड़िएगा, जो ग्रुप डी में सेलेक्ट हो जाएँ वो अचीवमेंट्स अपनी बरकरार रखिएगा, अपने पोटेंशियल को चेक करके बड़ी-बड़ी पोस्टों को भी आप अचीव कर पाएँगे। हाँ, तो वो तैयारी मैं करता था, नौकरी पाने के बाद भी कंटिन्यू लगा था, ये इसलिए क्योंकि हमको ये था कि हमको अच्छी जगह और पहुँचना अपने आपके अकॉर्डिंग। अंदर कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हो, आपको दिख रहा था। तो मैं तैयारी कर रहा था उस समय, तब तक 2024 में इसका वैकेंसी आ गया तो मैं अच्छे से और एलपी के लिए लग गया उस समय। अच्छा, डेडिकेटेडली आपने उसको फिर चूज़ कर लिया कि अब इसको निकाल के रहना है। जी। तो जो पहला दिन जो आपने तैयारी करनी स्टार्ट की, वो याद है आपको कि वो पहला दिन था कि मैंने उस दिन से लगा था ऐसा नहीं कुछ? सर, वैसा कोई याद तो नहीं है एग्ज़ैक्ट कि कब से तैयारी स्टार्ट किया, लेकिन हुँ, ये है कि काम करने के बाद जब हरासमेंट आता है, ये लगता है कि नहीं यार अब हमको यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, हुँ, तो उसके बाद से अंदर से मोटिवेशन आने लगता है, उसके बाद से धीरे-धीरे पढ़ाई स्टार्ट कर लेता है हो आदमी। जाता है। अच्छा, आपने जो पहले दिन स्टार्टिंग करी होगी, वो नए बच्चों की तरह करी कि भई नहीं अब बेसिक से उठाता हूँ, या फिर जो आपने पढ़ लिया, जो धूल जम चुकी थी, उनको हटाने के लिए रिवीज़न किया? सर मैंने रिवीज़न का पहले चूज़ किया, क्योंकि रिवीज़न। अब मुझे ये नहीं पता ना सर कि मेरे को क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। कौन-सा बेस अभी भी मज़बूत है और कौन-सा अभी छूट गया है हमारा, भूल हुँ, गया है। हुँ, हुँ। क्योंकि दिमाग सब एक चीज़ एक समय में याद नहीं रखता है। तो मैंने सबसे पहले टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ उठाया हुँ, हुँ। और उससे 1-2 टेस्ट मारा, अच्छा, और टेस्ट मारने के बाद हमको ये लगा कि हाँ, ये सेक्शन मेरा अभी वीक हो गया थोड़ा-सा। अच्छा। प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से थोड़ा वीक हो गया। उसके अकॉर्डिंग मैंने उस सेक्शन को टाइम देना स्टार्ट किया। टाइम तो
एक थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जो आप पूरी वीडियो जो देखते थे किसी भी मैथ को प्रिपेयर करने के लिए, तो उसमें मेन क्या देखते थे आप? सर मैं उसमें ये देखता प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हमारे क्या चल रहे हैं और टीचर उसको कैसे कम सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने अच्छा, का मेथड क्या है उनका। मतलब वो आप पूरी वीडियो नहीं देखते कि परसेंटेज की 10 वीडियो चल रही है, वो नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे टीचर सॉल्व करा रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उनको उनको देखते। देखता था कि रेलवे क्या क्वेश्चन पूछ रही है और हम्म, टीचर क्या सॉल्व करने का नजरिया क्या है। हाँ, मतलब ओवरऑल सब्जेक्ट को, ओवरऑल सभी पूरे को हिस्से को आप लेके चले, क्योंकि समय भी उतना नहीं मिलता होगा कि आप 10-10 वीडियो देखें। सर अगर ड्यूटी कर रहे हैं आपको, आप 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद रूम पे आए हुए, थोड़ा घर पे आराम भी करोगे, रिलैक्स भी करेंगे, खाएं पियेंगे, उसके बाद टाइम कितना बचेगा हमारे पास। दो सोन तीन 3-4 घंटे। तो उस 3 घंटे को हमको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, वैसे ही कर सकते हैं कि हम एक ओवरव्यू ले लें कि क्या चीज़ हमारी कमज़ोर है कमजोर। और क्या बहुत चीज़ बढ़िया। हमारी तेज़ है। जो चीज़ कमज़ोर है उसको ज़्यादा टाइम देंगे और जो अच्छा है उसको कम टाइम कम देंगे। टाइम। बहुत बढ़िया, मैनेज ये करना चीजें पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। अब मुझे आप एक चीज बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं ना कहीं उस चीज का रोल रहता है कि आपके रूम पे फैमिली आने से पहले कितने बच्चे थे हम लोग जो रूम ग्रुप डी में काम कर रहे थे आपके हम लोग साथ? हम लोग के साथ ज्वाइनिंग बहुत से लोगों को थे, लेकिन हमारे साथ जो रूममेट थे वो 3 लड़के थे हम लोग थे। अच्छा, वो तीनों ही तैयारी कर रहे थे क्या? हाँ, 3 के तीनों तैयारी कर रहे थे। तो आपके लिए आसान होगा अपना एक जो डेली का शेड्यूल है पढ़ाई का समय निकालने के लिए? अगर तीनों लोग एक जैसे हैं तो ऑटोमेटिक वो टाइम टेबल बन जाता है तैयारी करने का। क्यों? क्योंकि क्योंकि सबको पता है कि सबको भाई पता है कि इसमें से 9 निकलना से है। 12। हमको निकलना है यहाँ से, तो उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट कर लिए कि इतने घंटे सबको पढ़ना है। तो अगर कोई बच्चा पढ़ने का इच्छुक नहीं होता है किसी रूम में, तो वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब करता होगा, क्योंकि ये होता है उसमें, उसमें दिक्कत ये होता है कि अगला बंदा है जैसे अब साथ में है, उसका मन नहीं है। वो बोलेगा कि चलो ठीक है बाद में खाना बनाएँगे। लेट हाँ, करेंगे। लेट करेगा तो आप टाइम नहीं मैनेज कर पाओगे आप। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ग्रुप डी में फ़िलहाल है, बहुत अच्छी प्रमोशन आप ले पाओगे, पर रूम मेट्स का सिलेक्शन वैसा हो जो आपकी तरह ही डेडिकेटेड हो। सही बात है कि नहीं जी है? सर, बहुत है सही, ना? वो बहुत ज़रूरी है। रूममेट्स जो फ़िलहाल आप 3 थे, उनमें से कितनों का सिलेक्शन हुआ है? सर वैसे तो एक का ही हुआ, क्योंकि बाकी 2 लोग का जो ट्रेड था वो मतलब आपका ही हुआ है। हाँ, वो ठीक लोग है। का ट्रेड अलग है सर, इसके वजह अच्छा, से वो एलपी नहीं भर सकते, उनका सिविल ट्रेड था। वो सिविल वाले थे, हाँ, तो तो उन्होंने जेईई वगैरह हाँ, भरा होगा? जेईई का दिया था, उनका भी नहीं हुआ, मेरा भी जेईई नहीं हुआ, अच्छा, तो लेकिन उनका लगे हो हुए हैं। जाएगा, वो हाँ, लगे होंगे। लगे अगर हुए वो हैं। वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत-बहुत पहले ही मुबारकबाद दूँ, क्योंकि इनकी जो सक्सेस रेट है वो देख के मुझे आपका भी लगता है कि आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। मेहनत करते रहिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। रूममेट्स होने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जी मैं सर, रूममेट होने का फ़ायदा ये है कि अगर आप वो पढ़ रहे हैं, तो आप हुँ, देख के उनको देखे-देखे आपको भी अंदर मन आ जाएगा। मतलब किसी दिन हो गया काम करके आए, थके हुए हैं, मन नहीं कर रहा है, लेकिन रूममेट पढ़ रहा है तो ये होता है कि चलो पढ़ लेते पढ़ हैं। लेते हैं यार, नहीं तो फिर देखे-देखे ये आगे निकल जाएगा या कुछ। कॉम्पिटिशन की भावना आपस में आ जाती है थोड़ी-सी। हाँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक डिस्कशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है वहाँ पे, जो चीज़ें हम डिस्कस करके जी। समझते हैं, सीखते हैं, वो एक कभी दूस भूलते नहीं हैं। एक दूसरे के साथ ये रहता है, अगर रूममेट हैं तो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं हुँ, हुँ, और एक दूसरे का जो वीक सेक्शन है उसमें बता के उसको अच्छा कर सकते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाते थे और कैसे लगाते थे? मैं मॉक टेस्ट सर टेक्स्ट बुक से ज़्यादातर लगाया हूँ। ठीक है, और वो मॉक टेस्ट लगाने का ये था कि हम जैसे कमरों में अपने-अपने कमरे में चले जाते थे। ठीक है। 2 कमरे थे हमारे, हुँ, हुँ, तो जो लिए था। रूम रेंट अच्छा खासा लेते थे, लेकिन कमरे अच्छे थे। तो हुँ, हुँ, अपने कमरे में जाके हम लोग अपना-अपना टेस्ट मारते थे। टेस्ट मारने के बाद जो नंबर आते हैं, जो हमारे सही हैं, जो गलत है उसका एनालिसिस करते थे और किस सेक्शन में गलत है उस चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस करते थे। और जिसका वो सेक्शन सही है उ उससे उससे वो हम सीखते थे भाई। बहुत आपने बढ़िया। आपका क्या ओवरव्यू था, आपने कैसे इस सेक्शन को सिया? जैसे हम टेस्ट नंबर 1 दे रहे हैं, वो भी टेस्ट नंबर 1 देगा। हुँ, 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 दोनों देते थे सेम। दोनों का नंबर कंप्रोमाइज़ किया जाएगा, देखेंगे उसने क्या गलती किया, हमने क्या गलती किया। और एक-दूसरे का अगर गलतियाँ मिल रही हैं, तो एक-दूसरे से पूछ के उसको सही किया बहुत जाता था। बढ़िया। साइको की जो तैयारी थी उसमें बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, तो आपको लगा था क्या? नहीं सर, क्योंकि 2018 में मैंने भी आप लोग के साथ तैयारी किया था, दिया था, अच्छा। लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि मेरा डब्ल्यूसीआर जोन था। हुँ, हुँ। तो उस समय उसका कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया उस समय। 75-76 जनरल का गया था, जी, ओबीसी का कितना गया था? 72 या 73 था ऐसे कुछ। आपके कितने थे? मेरे सर 71 बन रहे थे उस समय। तो थोड़ा-सा मतलब आपने टारगेट तो कर लिया था कि मैं आईएलपी में आऊँगा चाहे थोड़ा-सा लेट आऊँ। टारगेट ये था कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट में जल्दी से नौकरी लेना है। वेरी गुड। अब
मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि एएलपी के साथ साथ आपने कोई और भी एग्जाम निकाले? जी सर, एलपी के साथ-साथ मैंने यूपी पुलिस में 1-2 बार निकाल चुके, 2 बार, लेकिन जॉइन नहीं किया। फाइनल तक? हाँ, दौड़-वौड़ मतलब निकालने के बाद भी ये हुआ कि जाना नहीं है, छोड़ो हटाओ। ग्रुप डी की जॉब के साथ हाँ, साथ की बात है ये। हाँ, ठीक है। जनवरी में मेरा दौड़ था उसका कांस्टेबल का, फिर लास्ट में उसको भी गए अच्छा, करके ठीक आए। है, उसके बाद हेड ऑपरेटर का निकाला तो उसमें फाइनल नहीं हो पाया। सब ठीक कुछ है। निकला, फाइनल नहीं हुआ। उसका हरियाणा पुलिस एक बार निकाले, उसमें भी नहीं गए। एक्चुअली हमको स्टेट में जाना नहीं था जल्दी, अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का करना था, तो तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी लगे हैं। ज़्यादा वो आपका रुझान रहता हाँ। है। आखिरी प्रश्न है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मेडिकल से रिलेटेड आप कुछ भाइयों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या करना तो चाहिए? आपका जो पिछला वीडियो था वो मैंने देखा हुआ था कि आँखों का केयर कैसे करना है। आपने साइको पास होने के बाद मतलब ग्रुप डी के समय देखा था क्या कि हाँ, साइको का जब मैंने मेंस मेरा निकला जब, हाँ, हाँ, तो साइको का एग्ज़ाम था, उसके पहले ही आपने बता दिया था कि मतलब साइको की तैयारी करते समय आँखों पे ज़्यादा लोड आएगा। हाँ, हाँ, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आपको दिक्कत होगा, उसमें चश्मे का यूज़ करो, गाड़ियाँ चलाते समय चश्मे पहनो। अच्छा, तो वो सब आँखों का केयर कैसे करना है इस दौरान, वो सब आप बताए थे, तो वो सब करते थे और फैमिली थी तो इसलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाता था फैमिली से थोड़ा। फैमिली का तो सपोर्ट वाक़ई में रहता है हमारी हर चीज़ के पीछे। तो खान-पान का कैसे ध्यान रखा तो आपने? खान-पीन जो आपने बताया था ड्राई फ्रूट्स हो गए, किशमिश, अखरोट, बादाम, अच्छा, ये सब मैंने भी फ़ॉलो किया था उस समय कि ये था कि आँख सही रहने चाहिए मेडिकल तक, हुँ, हुँ, तो इसलिए उसका सेवन नियमित तौर पे था प्लस नॉन-वेज में मछली भी कभी-कभी नहीं खाता था, फिर भी खाया मजबूरी में। अच्छा। तो मछली भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। जी सर। मैं खुद नहीं खाता हूँ, वैसे मैं नॉन-वेज हूँ, पर मैं खाता नहीं हूँ, पर खानी चाहिए। विटामिन ए उसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है। मैं भी नहीं खाता लेकिन फैमिली ज़बरदस्ती खिलाई हाँ, खा तो भाभी जी ने थोड़ा ज़बरदस्ती किया। डेडिकेटेडली भाई हाँ, ज़रूरी है, आँखें कमज़ोर हैं तो ड्यूटी कर रहे हैं, हो सकता है आँखें कमज़ोर हो गई हों, तो आपको भी ध्यान देना चाहिए, आँखों को मजबूत रखना है। और अभी के समय में क्या है, सब कुछ ऑनलाइन है, स्क्रीन टाइम हमें देना ही पड़ता है। देना पड़ता सर, तो उसके लिए हम अपनी आँखों को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, ज़रूर। उनको बिल्कुल छोड़ नहीं नहीं सकते, सर, है ना? नंगे जैसे सुबह-सुबह नंगे पैर चलना, ठंडे पानी से आँख धोना, हाँ, ड्राई सबके लिए फ्रूट्स का सेवन करना, आँवला-वाँवला खाना, जितना हो सके मतलब आप अपने आँखों की सेफ्टी कर कर सकते हैं। सकते हैं, ठीक है। ड्राइविंग वगैरह करें तो चश्मा वगैरह लगाएँ। तो ये चीज़ें हैं, बस ये फ़ॉलो कीजिए और मुझे लगता है कि घर पर बैठकर आप तैयारी कर रहे हैं और जो ड्यूटी पे बैठकर तैयारी कर रहा है, मतलब जो ड्यूटी के दौरान तैयारी कर रहा है साथ-साथ, उसमें दिन-रात का अंतर है, तो आपके लिए आसान होगा जॉब निकालना। आप लोगों के लिए ये जो सामने बैठे हैं, ये एक मोटिवेशनल है, ये एक इंस्पिरेशन है। थोड़ा-सा सीखिए और अब की बार ज़रूर, चाहे रेलवे की कोई भी वैकेंसी हो, उसमें आगे आइए। बहुत-बहुत धन्यवाद सुरेश। थैंक यू सर। आप बहुत ही अच्छा किए हैं और आगे भी करिए, मैं यही कहना चाहूँगा। तो कोशिश है अभी, हाँ, लगे हुए हैं, लगे देखते रहिए, हैं। करते रहिए, हमारी उम्मीदें आपके साथ हैं। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जय हिंद दोस्त।